हाय एवरीवन, सभी का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। शुरू करेंगे आज की क्लास को 6 अक्टूबर की द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल के साथ। इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी इसका टाइटल है। बिहार में अभी कास्ट बेस्ड सेंसस के रिजल्ट्स आए हैं जिसमें पता लगा है कि ओवर 60% पॉपुलेशन ओबीसी और एससी एसटी से बिलोंग करती है। इस सेंसस के क्या इम्प्लीकेशंस हैं लॉन्ग टर्म में भारत में। सेंसिटिव टॉपिक पे लिखा हुआ आर्टिकल है, बहुत प्यारा आर्टिकल है। शुरू करेंगे अपने क्विज के साथ। क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ऊपर 2 कॉम्प्रिहेंशन के, बीच में 3 वोकैब के और लास्ट में 2 ग्रामर के। आर्टिकल को पढ़ते हुए जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं, जो वोकैबलरी वर्ड्स आप सीखोगे, जो ग्रामर रूल्स आप जो है रिपीट करोगे, सभी की सभी चीज़ें इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। सॉल्यूशंस क्विज़ के क्लास के लास्ट में करेंगे। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि 7 आउट ऑफ 7 हमें मार्क्स मिले। शुरू करें क्लास को। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहे हैं जी इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी है आपकी पहचान, किस कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। फॉरवर्ड कास्ट के हैं, बैकवर्ड कास्ट के हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं। और इक्वालिटी का मतलब होता है समानता। कह रहा है जी जो समानता का सिद्धांत है ना, वो आइडेंटिटी पे बेस्ड होता है। आप कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है, उसी हिसाब से आपको समाज की मुख्य धारा के बराबर लाने के लिए, इक्वालिटी के लिए सरकार कदम उठाती है। तो दोनों चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। आप जानते हैं भारत में इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट करके रखा जाता है। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मस्ट नॉट बी बाय एक्सेंचुएटिंग कास्ट आइडेंटिटी। कह रहा है जी जो बराबरी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और किसका, रिसोर्सेज का यानी संसाधनों का। कह रहा है उसको नहीं होना चाहिए, मस्ट नॉट बी, नहीं होना चाहिए। और कैसे, एक्सेंचुएट करके, हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके या जोर दे करके, एम्फसाइज करके कास्ट की आइडेंटिटी पे। एक्सेंचुएट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर जोर डालना ताकि वो सबको दिखे, दिखाई दे। जैसे ये एक्सेंचुएट वर्ड है, इस सेंटेंस में मैंने इस पे एक्सेंचुएट करने के लिए इस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया। ये दूर से पता लग रहा है कि एक स्पेशल वर्ड जो है सर ने अंडरलाइन कर रखा है। तो इस तरीके से जब भी किसी चीज़ के आप ऊपर अलग से जोर देते हैं, उसको सबके सामने दिखाते हैं, उभार करके लाते हैं, तो उस एक्शन को बोलते हैं, प्रोसेस को एक्सेंचुएट करना। डिस्ट्रीब्यूशन आपका सब्जेक्ट है, मस्ट नॉट बी इसकी वर्ब है। इस सेंटेंस का जो लिटरल मीनिंग है वो आपने देख लिया। फिगरेटिव मीनिंग देखो क्या है। फिगरेटिव मीनिंग मतलब इस सेंटेंस के पीछे का भाव क्या है, वो भी तो समझ आना चाहिए ना। भाव ये है कि कास्ट आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स खेल करके इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज का वादा पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए कि देखो देखो सेंसस में इतने ओबीसी हैं हमारे स्टेट में, हम ओबीसी के लिए अच्छा काम करेंगे, हमें वोट दीजिए। नहीं, ये एक्सेंचुएट करके पॉलिटिक्स खेलने का काम जो है सही नहीं है। आपको तो एक कास्ट बेस्ड सेंसस करवानी है सरकारी आंकड़ों के लिए, ताकि सरकारी जब नीतियां बन रही हों तब इन कास्ट बेस्ड आंकड़ों को यूज़ में लिया जा सके। कौन सी कास्ट पीछे है सरकार खुद से डिसाइड करे, ना कि चुनावी अभियान के दौरान पॉलिटिकल पार्टीज इस जो है आंकड़े की पूंछ पकड़ के वोट बटोरने की कोशिश करे। ठीक है, एक्सेंचुएट नहीं करना है इसको। चलिए, भाव भी समझ लिया आपने। अब आगे बढ़ेंगे, आर्टिकल की वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे। सारे वर्ड्स एक साथ देख लोगे तो पढ़ने में डिस्टर्बेंस नहीं होगी। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश के हर एस्पेक्ट को कवर करना यहाँ सिखाते हैं। क्लास को एक लाइक और एक शेयर भी दे सकते हैं अगर ये क्लास आपको बेनिफिट देती है। चलिए, इन क्लासेस के साथ में अगर आपको एडिशनल बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप को, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। जैसे कि राइटिंग का कोर्स है, जनरल कोर्स है जहाँ बेसिक्स टू एडवांस्ड आपको राइटिंग सिखाते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। कोर्स के प्राइस पे थोड़ा इंक्रीज़ आने वाला है। इंक्रीज आने से पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा, अभी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीना पहले, जिसमें आपको यूपीएससी के हर एस्पेक्ट को इंग्लिश में हैंडल करना सिखाया जा रहा है। चाहे वो फिर एसे हो, प्रेसी हो, सीसेट हो, आंसर राइटिंग हो, कंपलसरी पेपर हो, वोकैब या ग्रामर हो।
मेंटोरशिप भी अवेलेबल है इस कोर्स में। विद मेंटोरशिप या विदाउट मेंटोरशिप इस कोर्स का आप फ़ायदा ले सकते हैं। साथ ही आपको एसएससी बैंक के कोर्स भी मिल जाएंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एसएससी बैंक के कोर्सेज़ में कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है। इस साल के मेंस एग्जाम्स का फ़ायदा इन कोर्स के जरिए उठा पाएंगे। चलिए अपनी वोकैब शीट आज की इक्वालिटी आइडेंटिटी की 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास। शुरू करेंगे अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर करना, अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, एक्सेंचुएट करना, थ्रो लाइट अपॉन करना, पंक्चुएट करना, इम्फसाइज करना या ब्रिंग टू द फोर करना, सब का मीनिंग एक ही है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना। द टीचर अंडरस्कोर्ड या एक्सेंचुएटेड द नीड फॉर हार्डवर्क। टीचर ने अंडरस्कोर किया, जोर डाल के बताया उस ज़रूरत को, नीड को, जो है मेहनत की, हार्डवर्क की। अगले वर्ड पे बढ़ेंगे, एलिसिट। एलिसिट का मतलब होता है जी किसी इंफॉर्मेशन को निकलवाना, उगलवाना, चाहे तो सीधे सीधे पूछ करके साफ शब्दों में, चाहे बहला के, फुसला के, डरा के। जब भी आप किसी सामने वाले आदमी से कोई चीज़ निकलवाते हैं, कोई रिस्पॉन्स, कोई है ना इस तरह की स्टेटमेंट, तो उसको बोलते हैं एलिसिट करना। इसको इवोक या ड्रॉ आउट करना भी बोलते हैं। कम्युनल इश्यूज आर यूज्ड बाय पॉलिटिशियंस टू एलिसिट इमोशनल रिस्पॉन्स फ्रॉम वोटर्स। सांप्रदायिक मुद्दों को पॉलिटिशियंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो एलिसिट कर सकें इमोशंस को या इमोशनल रिस्पॉन्स को। इमोशनल रिस्पॉन्स कर लेना इसको, ठीक है, वोटर्स से, अपने मतदाताओं से। आपका पॉलिटिशियन जो आपके एरिया का है और कास्ट की बात करता है, तो जानबूझ के वो ये कर रहा है पूरी कैलकुलेशन के साथ में, ताकि आप इमोशनल होकर के इमोशनल रिस्पॉन्स देते हुए उस पॉलिटिशियन को वोट डालें। तो वो आपसे रिस्पॉन्स को एलिसिट कर रहा है, निकलवा रहा है। चलिए वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, अराउज, किंडल, इसके सिनोनिम्स हैं। अगली फ्रेजल वर्ब है अपने पास, बैंक ऑन। देखिए बैंक क्या होता है, जहाँ से आपको लोन मिलता है। बैंक का काम क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेंडर है। और बैंक के पास लोन लेने कौन जाता है, जिसको कहीं और से लोन नहीं मिल रहा, जिसके खुद के पास कोई जुगाड़ नहीं है। तो बैंक जो है ना, बैंक अपने प्राइमरी ऑपरेशंस की वजह से फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर आपकी आखिरी आशा होता है। किसी से पैसा नहीं मिला, पैसे की ज़रूरत है, बैंक में जाओ, बैंक से लोन ले लो। तो बैंक ऑन करना, ये फ्रेजल वर्ब भी यहीं से निकाली गई है और इसका मीनिंग होता है अपनी होप्स को किसी के ऊपर बेस करना, आधारित करना। योर फैमिली एंड नियर वंस आर द ओनली पीपल यू कैन बैंक ऑन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। आपके परिवार वाले और आपके नज़दीकी ही वो लोग हैं जिन पे आप बैंक ऑन कर सकते हैं, जिनके ऊपर आशाओं को आधारित कर सकते हैं, एडवर्सिटी को फेस करते हुए, मुश्किल हालात का सामना करते हुए। इन द फेस ऑफ मतलब सामना करते हुए, एडवर्सिटी मतलब डिफ़िकल्टी। तो ये फ्रेजल वर्ब याद रखेंगे। रिलाई ऑन या अपॉन करना भी बोलते हैं इसको। चलिए सेकंड लास्ट वर्ड आज का, लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या एडवांटेज। यूज़ करके दिखा देते हैं आपको। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। व्यापारी लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देते हैं ताकि राजनीतिक लेवरेज उनको मिल सके, एडवांटेज मिल सके, है ना। जिस भी पार्टी की सरकार है वो पार्टी उनको फेवर करे, तो लेवरेज लेने के लिए पार्टियों को फंड करते हैं। दूसरा वाला मीनिंग भी देखो, यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज टू गेट ए गुड जॉब इन टुडेज मार्केट। आपको ज़रूरत है लेवरेज करने की, इन्फ्लुएंस करने की या एडवांटेज लेने की, अपनी कुशलताओं की, अपनी एक्सपर्टीज़ की, ताकि आज के जब बाज़ार में आपको अच्छी सी जॉब मिल सके या कुछ भी करियर आप बिल्ड कर सकें। आपको आता कुछ और है और आप करना कुछ और चाह रहे हैं, किसी और नौकरी में है, तो कभी भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उस चीज़ से जुड़ा हुआ आपको काम मिल जाए ना, तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ को लेवरेज कर सकेंगे और बहुत अच्छा अर्न कर सकेंगे। मतलब है सेंटेंस का ये। चलिए ये वर्ड नाउन वर्ब दोनों हैं, दोनों ही तरीके से मैंने आपको यूज़ करके दिखाया। यहाँ पे नाउन था, यहाँ पे वर्ब है। लास्ट वर्ड है आज का, सबज्यूम। ये वर्ड ब्रेक करोगे तो याद रह जाएगा। सब प्लस में अज्यूम, सब प्लस में अज्यूम। सब मतलब नीचे, नीचे। अज्यूम का मतलब है अपने अंदर ले लेना, समा लेना। जब भी आप किसी चीज़ को सबज्यूम करेंगे तो आप उसको अपने अंदर या अपने नीचे ले लेंगे, इंक्लूड कर लेंगे अपने दायरे में, या उसको टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस भी बनाया है, इससे समझ में आ जाएगा आपको वर्ड। द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और GST हैज़ subsumed the value added tax VAT
एंड एक्साइज ड्यूटी। जीएसटी ने सब्ज्यूम कर लिया, इंक्लूड कर लिया, टेक ओवर कर लिया वैट और एक्साइज टैक्स पे। अब वैट एक्साइज थोड़ा ना देना पड़ता है आजकल, जो टैक्स आप वैट एक्साइज देते थे वो जीएसटी के अंदर इंक्लूडेड है, अलग से नहीं देना। चलिए 5 वर्ड्स डिटेल में करवाए हैं। आएंगे आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है पता लगे। समरी सिंपल सी ये है कि बिहार की कास्ट बेस्ड सेंसस जो है बहुत अच्छे तरीके से करवाई गई है। इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बिहार की विधानसभा में जब विधान बनेगा, कानून बनेगा, तो वहाँ मिलना चाहिए। 60% लोग बैकवर्ड कास्ट से आते हैं, तो पॉलिसीज़ को ऐसा ही बनाया जाए कि बैकवर्ड कास्ट के लोगों को जो 60% है उनको बराबरी का हक मिल सके। बराबरी का हक मिलना समझते हैं ना आप? भाई आपके पास 100 था पुरखों का और किसी के पास पुरखों से 20 ही आया, दोनों को अगर 150 पे लाना है तो इसको 50 ही देना है और इसको 130 देना है। इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बराबरी का तो है, लेकिन आपकी बैकग्राउंड के हिसाब से बराबरी की जाएगी आपके साथ। अगर आप पीछे से बहुत कमज़ोर हैं तो सरकार आपको आगे ज़्यादा लेकर के आएगी ताकि आप सब बराबर हो सके कास्टलेस सोसाइटी में। तो कह रहे हैं जी विधानसभा में फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन बुरी चीज़ ये होगी कि अगर इस कास्ट बेस्ड सेंसस का फ़ायदा पॉलिटिशियन उठाने लगे और इसी के ऊपर राजनीति होकर के वोट पड़ने लगे तो ये गलत है। इट इज़ नॉट सपोज टू हैपन फ्रॉम सच काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस। आज की टोन है राइचियस और एथिकल। एथिकल मतलब मॉरल, क्या सही है क्या गलत है ना, यही इसका आर्टिकल में बताया गया आपको। और राइचियस का मतलब होता है वही एथिकल का सिनोनिम है, सही गलत के ऊपर एम्फेसाइज करना। राइचियस मतलब कौन सी चीज़ राइट है ना, राइचियस स्टेटमेंट, राइचियस इंटेंशंस। तो राइचियस और एथिकल 2 टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। नई टोन्स हैं, याद रखना इनको। शुरू करें। कोशिश करना स्टोरी की तरह प्रोसेस करो इसको, कोई वो मत लो इसको ऐसे की तरह। स्टोरी है, कहानी है ये। मूवी की कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। द सिग्निफिकेंस ऑफ बिहार कंडक्टिंग अ कास्ट सर्वे एंड पब्लिशिंग अ कास्ट वाइज काउंट ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज इमेंस। जो सिग्निफिकेंस है, जो इम्पोर्टेंस है, महत्वपूर्णता है बिहार के कंडक्ट करने की, एक कास्ट सर्वे को, एक जातिगत सर्वे को, और पब्लिश करने की एक कास्ट वाइज काउंट को, कास्ट के हिसाब से गिनती को, जो है बिहार की आबादी का, इट्स पॉपुलेशन का। कह रहे बिहार ने जो अच्छा काम किया है, महान काम, इसकी सिग्निफिकेंस जो है ना वो काफ़ी इमेंस है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी मैसिव है। इमेंस का मतलब है साइज में, इंपॉर्टेंस में, मात्रा में, आकार में बड़ा होना, ठीक है। इनॉर्मस, ह्यूज, वास्ट या मैसिव इसके सिनोनिम्स है। तो काफ़ी अच्छा काम बिहार ने करके दिखाया है। सिग्निफिकेंस आपका सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं द सर्वे विच हैड ऑल द ट्रैपिंग्स ऑफ ए सेंसस कंप्लीट विद द 2-stage प्रोसेस ऑफ हाउस लिस्टिंग followed by eliciting of information from the households has shown that 63% of Bihar's 13 crore population belong to caste listed under the EBC and OBC। आगे OBC लिखा हुआ है। कह रहे ये जो सर्वे था, अब देखो कौन सा सर्वे है, ये पूरी चीज़ बीच में सर्वे के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पढ़ो पढ़ो, नहीं पढ़ो मत पढ़ो, मेन सेंटेंस का ये पार्ट नहीं है। कह रहे जो ये सर्वे था, जो इस प्रकार का था, जिसमें सारी की सारी ट्रैपिंग्स थी। ट्रैपिंग का मतलब होता है एक्सटीरियर फीचर्स, बाहर से देखने वाले गुण, या इसको बोल सकते हैं नैन नक्श। कह रहे वो सर्वे जिसके सारे नैन नक्श थे, एक सेंसस जैसे ही, एक जनगणना जैसे। सेंसस आप समझते ही हैं 10 साल में होती है। और कह रहे जो कंप्लीट था, पूरा था 2 स्टेज प्रोसेस के साथ में, जिसमें पहली स्टेज में हुई हाउसों की लिस्टिंग, घरों की लिस्टिंग, कौन सी गली में कितने घर हैं, और उसके बाद फॉलोड बाय, यानी उसके आफ्टर क्या हुआ, एलिसिट करने का काम हुआ, निकलवाने का काम हुआ, उगलवाने का काम हुआ इंफॉर्मेशन को हर घर से, हर हाउस होल्ड से जिसका लिस्ट में नाम था। कह रहे इस प्रकार का सर्वे जो ये सब तरीके से किया गया है, इस सर्वे ने ना साहब ये शो किया है, हैज शोन, ये दिखाया है। क्या दिखाया है भाई? दैट लगा के वो बात बता रहा है आपको। इसने ये दिखाया है कि 63% बिहार की 13 करोड़ पॉपुलेशन का कितना हो गया, लगभग 8 करोड़। तो कह रहे लगभग 8 करोड़ लोग जो हैं वो बिलोंग करते हैं ऐसी कास्ट से जो लिस्टेड है इन दोनों कैटेगरीज में। पहली कैटेगरी है ईबीसी और दूसरी कैटेगरी है ओबीसी।
एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट एंड अदर जो है बैकवर्ड कास्ट। समझ गए सेंटेंस की स्ट्रक्चर। सर्वे आपका सब्जेक्ट है, नाउन है, हैज शोन इसकी वर्ब है एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दैट के बाद क्लोज नंबर 2 शुरू हुआ जिसमें 63% सब्जेक्ट है और बिलोंग इसकी वर्ब है। 63% ऑफ द पॉपुलेशन 13 करोड़ पॉपुलेशन बिलोंग टू दिस कास्ट। अब ये बीच में आपने देख लिया सर्वे की एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, विच आया था सर्वे के लिए, वही सर्वे है जिसके नैन नक्श थे, ट्रैपिंग्स थे एक सेंसस जैसे, और कंप्लीट एक एडजेक्टिव है सर्वे के लिए आया है। वही सर्वे जो कंप्लीट है 2 स्टेज प्रोसेस के द्वारा। पहली ये प्रोसेस जिसमें घरों की लिस्टिंग, दूसरी ये प्रोसेस जिसमें हर घर से इंफॉर्मेशन को निकलवाया जाना। एलिसिट का मतलब होता है रिस्पॉन्स को, इमोशन को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को किसी से निकलवाना, चाहे तो सीधे पूछ के, डरा के, धमका के, बहका के। यहाँ सीधे पूछने की बात हो रही है ऑफ कोर्स। समझ गए, हो गया पोस्टमार्टम सेंटेंस का। बढ़े आगे। ट्रैपिंग का मतलब मैंने आपको नैन नक्श बताया, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग होता है कोई जानवर देखना, उसको हमेशा सजा के रखता है उसका मालिक। बड़ा जानवर की बात कर रहा हूँ, घोड़ा, गधा, गधा तो नहीं, घोड़ा, ऊँट, तो उसे गले में कुछ बांध देगा, कुछ कपड़े वपड़े, चुन्नियाँ उन्नियाँ। राजस्थान में जाओगे आप, बाड़मेर में, जैसलमेर में, और सवारी करोगे ऊँट की, तो आपको दिखेगा वो बड़ा डेकोरेटेड ऊँट होता है, कैमल जो है ना एकदम उसको, तो वो सारी उसकी ट्रैपिंग्स ही हैं। तो इस सर्वे में भी जो ट्रैपिंग्स थी, जो डेकोरेशन थी, उसको देख के सेंसस की तरह ही लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़े। परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट आज करवा नहीं रहा हूँ, सिर्फ रिपीट बोल देता हूँ आपको करने के लिए। परसेंटेज आ जाए, रेशो आ जाए, प्रपोर्शन आ जाए, उसकी खुद की कोई वर्ब नहीं है। वर्ब डिपेंड करेगी ऑफ के बाद में जो नाउन लगा हुआ है उसके ऊपर। नाउन है 13 करोड़, पॉपुलेशन है प्लूरल में 13 करोड़, तो इस नाउन के हिसाब से वर्ब प्लूरल है बिलोंग। अगर यहाँ पे ऑफ के बाद में कोई अनकाउंटेबल नाउन होता, कोई सिंगुलर नाउन होता, तो फिर वर्ब भी साहब सिंगुलर आने वाली थी, यहाँ पे बिलोंग्स लगाना जरूरी हो जाता। तो रेशो, परसेंटेज, पोर्शन और प्रोपोर्शन, इन चारों के बाद में जो ऑफ है उसके बाद वाला नाउन डिसाइड करेगा वर्ब का कैसा फॉर्म लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल। कह रहे द सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ द पीपल हैव ऑल्सो बीन रिकॉर्डेड बट आर येट टू बी रिवील्ड। कह रहे सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल को भी लोगों की रिकॉर्ड किया गया है, उनका भी डेटा लिया गया है, सोशल इकोनॉमिक जो डेटा उनका। कह रहे लेकिन वो अभी भी रिवील किया जाना बाकी है, सबके सामने बताया जाना बाकी है। अब ये क्या होता है सोशो इकोनॉमिक? आपका सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोसाइटी में कौन से वर्ग से आते हो, कौन सी कास्ट से आते हो, और इकोनॉमिकली कितने प्रॉस्पेरस हो। और ये कैसे पता करेंगे? घर में कितने टीवी हैं, कितने एसी हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने मोटरसाइकिल्स हैं, बिजली का बिल कितना आता है, पावर कंजम्पशन है ना, मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, इनकम क्या है, क्या काम करते हो। तो जब ये दोनों चीज़ें मिला देते हैं तो फिर सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल बनती है। आपको ये पता लगता है किस कास्ट में लोग किस स्ट्रेटा में आते हैं, समाज के किस इकोनॉमिक वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो ये होती है कंप्लीट पिक्चर जो अभी इस सर्वे में देनी बाकी है, लोगों को बताई जानी बाकी है। कह रहा है जी एट द नेशनल लेवल इट मे गिव अ बूस्ट टू द पॉलिटिकल डिमांड फॉर ए कंट्री वाइड कास्ट सेंसस। कह रहे हैं जी बिहार के इस एग्जाम्पल के बाद पे नेशनल लेवल पे ये जो पूरी प्रक्रिया है ये एक बूस्ट दे सकती है, एक बढ़ावा या इंकरेजमेंट दे सकती है पॉलिटिकल डिमांड को, राजनीतिक मांग को। और डिमांड किसके लिए? पूरे देश में कास्ट वाली सेंसस करवाए जाने की। बिहार में हो गई तो राजस्थान में भी हो सकती है, गुजरात में भी हो सकती है। तो भारत सरकार की सेंसस में भी कास्ट को इंक्लूड करने की डिमांड अब शुरू हो सकती है। और हो सकता है एंड इट मे पुश द जुडिशियल डिस्कोर्स टुवर्ड्स रिकंसीडरिंग द 50% लीगल सीलिंग ऑन टोटल रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। और कह रहा है हो सकता है ये पुश कर दे, दबाव दे दे उस जुडिशियल डिस्कोर्स को, उस न्यायिक बातचीत को। डिस्कोर्स क्या होता है? डिस्कशन, कंटेम्पलेशन है ना, डेलिब्रेशन। कह रहे हैं जी जुडिशियल डिस्कोर्स भी होने लगे इस बात पे। और बात क्या है कि हम रिकंसीडर करें, रिविजिट करें, फिर से विचार करें 50% की उस लीगल सीलिंग का, उस कानूनी मैक्सिमम लिमिट का। सीलिंग क्या है? मैक्सिमम लिमिट जो लगाई गई है टोटल रिजर्वेशन पे एजुकेशन के फील्ड में और गवर्नमेंट सर्विसेज के फील्ड में। ठीक है, तो ये काम भी हो सकता है भाई। लोग देखेंगे 60% जो अगर बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं तो हो सकता है ये जो 50% की लीगल सीलिंग है इसको बढ़ाना पड़े,
50% से ज़्यादा आरक्षण करना पड़े सरकारी नौकरियों में, तो इसकी भी एक पुश जो है आपको नेशनल लेवल पे देखने को मिलेगा, हो सकता है मिले। इट की दो वर्ब्स हैं, इट मे गिव अ बूस्ट पहली वर्ब एंड इट मे पुश द जुडिशियल डिस्कोर्स दूसरी वर्ब। डिस्कोर्स मैंने आपको बता दिया, बातचीत को, डिस्कशन को बोलते हैं, कन्वर्सेशन को बोलते हैं। और कुछ देखने वाला है नहीं। सीलिंग होती है मैक्सिमम लिमिट या कैप, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने लगा रखी है, 50% से ज़्यादा आरक्षण जो है किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता। फिर क्या होगा, कह रहा है जी इन टर्म्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स इट मे ओपन अ न्यू चैप्टर इन द ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बीजेपी सीकिंग टू कंसोलिडेट ऑल सेक्शंस ऑफ हिंदू इनटू वन मैसिव सपोर्ट बेस। कह रहा है जी अगर पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें, छोटी पॉलिटिक्स की बात करें पार्टी वाइज, तो हो सकता है ये एक नए चैप्टर को खोल दे, एक नया अध्याय जो है, एक लेसन जो है शुरू हो जाए। और उस ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट में, उस परंपरागत झगड़े में जो दो पार्टियों के बीच में होता है, किन किन के बीच में होता है भाई, बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है, बिटवीन और एंड लगा के बता रहा है। समझो स्ट्रक्चर को, बिटवीन हो रहा है बीजेपी के, और वो बीजेपी जो सीख करती है, इस काम को करने की कोशिश करती है कि वो कंसोलिडेट करे, इकट्ठा करे, एकजुट करे सारे सेक्शंस को हिंदुओं के एक वन मैसिव सपोर्ट में, एक सिंगल सपोर्ट बेस में। तो ये झगड़ा होगा ऐसी बीजेपी के बीच में, और साथ में बीजेपी का किससे होगा, साथ में होगा एंड अदर पार्टीज बैंकिंग ऑन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ ओबीसी। वो सभी पार्टियां जो बैंक ऑन करती हैं, जो अपनी नज़रें गड़ाए हुए हैं, जो पूरा होप अपनी बेस करके बैठी हैं, आशा लगाए बैठी हैं अलग अलग सेक्शंस में ओबीसी के। समझ में आ गई बात। तो पार्टी पॉलिटिक्स में ये होगा, बीजेपी चाहती है कि हिंदू वोटर्स एक हो जाएं, सब कास्ट वास्ट कुछ ना हो, सब बीजेपी को वोट करें। और कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, नेशनल पार्टीज़ भी हैं, जो अलग अलग कास्ट को अपीज करती हैं। जैसे आपको यूपी में मिलेंगी, बिहार में मिलेंगी, कुछ हद तक राजस्थान में मिलेंगी, है ना, रीजनल पार्टीज़। इट की वर्ब है मे ओपन, एक सेकंड पेन जम गया। इट की वर्ब है मे ओपन। बढ़े आगे, कंसोलिडेट करना यानी एकजुट करना, इकट्ठा करना, स्ट्रेंथन करना। बैंक ऑन करना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करना, अपनी आशाओं को गड़ा लेना। इसको कैपिटलाइज अपॉन या ऑन करना भी बोल सकते हैं। इसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कैपिटलाइज ऑन या अपॉन का मीनिंग होता है किसी चीज़ पे कैपिटलाइज करना, उसका फ़ायदा उठाना, एक्सप्लॉइट करना। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। At a time when Hindutva is seen to have trumped parties that banked on OBC assertion, influential social groups may also sense an opportunity। कह रहे जी एट ए टाइम, ऐसे एक वक्त पे जब हिंदुत्व देखा जाता है, हिंदुत्व इज सीन कि वो ट्रम्प कर चुका है, जीत चुका है या हरा चुका है सारी पार्टियों को। और वो पार्टियां जो आशाएं गड़ा के बैठी थी, बैंक ऑन करके बैठी थी ओबीसी के असर्शन पे, ओबीसी के दावों पे। कह रहा है ऐसे एक वक्त पे जब ओबीसी का सपोर्ट करके वोट बटोरने वाली पार्टियों के ऊपर हिंदुत्व ट्रम्प कर चुका है, ये सारी पार्टियां हिंदुत्व की विचारधारा में या तो आ गई हैं या ये पार्टियां हिंदुत्व के सामने हार गई हैं, है ना। कह रहा है ऐसे वक्त पे होगा क्या, एक नया प्लेयर आया मार्केट में। वो प्लेयर है इन्फ्लुएंशियल सोशल ग्रुप्स, बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स, राजपूतों की करनी सेना, गुजरों का गुजर वाला वो जो पूरा सेक्ट है। कह रहा है ये जो सोशल ग्रुप्स है ना, दे मे नाउ सेंस एन अपॉर्चुनिटी, इनको गंध आ रही है एक अपॉर्चुनिटी की, सेंस कर रहे हैं ये एक मौके को। अच्छा, मौका किस चीज़ का भाई, मौका है जी टू लेवरेज देयर साइज टू गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस्ड बाय पॉलिटिकल क्लास। ये करेंगे लेवरेज अपने साइज को, ये फ़ायदा उठाएंगे अपने आकार का, अपने वोट बैंक का, ताकि वो अपने इंटरेस्ट को एडवांस करवाएं। दे गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। गेट यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है जब किसी से कोई काम करवाना होता है। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय अ मैकेनिक। दीज सोशल ग्रुप्स मे गेट देयर इंटरेस्ट एडवांस्ड बाय पॉलिटिकल क्लास। गेट प्लस में जो काम करवाया गया और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस क्लियर है। एक एक वर्ड को ब्रेक इसीलिए कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग वैसी आनी चाहिए जैसी मुझे आ रही है। अगर अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं आ रही तो दो रीजंस हो सकते हैं। नंबर वन रीज़न तो बड़ा ऑब्वियस है, आपको एक कॉन्सेप्ट भी समझ में नहीं आते हैं, आपको सब्जेक्ट वो भी नहीं पता, तो फिर तो क्या ही करोगे आप। बेसिक्स की प्लेलिस्ट रखी हुई है होम पेज पे, जाके उसको फिनिश करो।
और दूसरा रीज़न ये है कि आपने सारी ग्रामर पढ़ी हुई है लेकिन आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो। एक दिन 2 दिन पढ़ते हो, फिर 15 दिन बाद फिर जो है किताब खोलते हो, इंग्लिश की जो है रीडिंग का काम करते हो। तो दोनों में से कोई भी रीज़न होगा तो आप इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। हिंदुत्व की वर्ब है इज सीन, दैट की वर्ब है बैंक्ड ऑन, दैट आया पार्टीज के लिए, बैंक ऑन करना आप समझते हैं, असर्शन यानी क्लेम या दावा। सोशल ग्रुप्स की वर्ब है मे सेंस, सेंस एंड अपॉर्चुनिटी यानी किसी मौके की गंध मिलना, उसकी खुशबू आपको आने लगना। लेवरेज करना, इन्फ्लुएंस करना या एडवांटेज लेना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। तो ये इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स जो हैं अलग अलग कास्ट के, ये अपने आकार का फ़ायदा उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज़ की आर्म ट्विस्टिंग करेंगे और अपने इंटरेस्ट को एडवांस करेंगे। कह रहे जी ऑन द लीगल साइड द नंबर्स में बी यूटिलाइज्ड टू प्रेजेंट द sort of quantifiable data that judiciary has been asking for to justify the levels of reservations obtaining in various states। कह रहे अगर लीगल साइड पे देखें, ये तो पॉलिटिकल साइड थी, बीजेपी क्या करेगी और पॉलिटिकल पार्टियां दूसरी क्या करेंगी और छोटी पार्टियां क्या करेंगी। कह रहे जी अगर लीगल साइड पे देखें तो ये जो सारे आंकड़े हैं इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है। और क्यों? ताकि प्रेजेंट किया जा सके उस क्वांटिफाइबल डेटा को, सरकार के द्वारा उस गिना जाने सकने वाले डेटा को, क्वांटिफाइबल उसको गिना जा सके, काउंट किया जा सके। कह रहा है जिसको जुडिशरी मांग करती आ रही है, दैट जुडिशरी हैज़ बीन आस्किंग फॉर। और क्यों? ताकि वो जस्टिफाई कर सके उन लेवल्स को जो है रिजर्वेशन का, जो ऑब्टेन हो रहा है, अचीव हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में। तो किसी स्टेट में रिजर्वेशन का लेवल बढ़ गया, हरियाणा में मान लो, सरकार से कोर्ट पूछती है कि क्यों बढ़ाया, क्या हो गया, ये डेटा इतना रिजर्वेशन क्यों बढ़ा दिया। तो अब सरकारें डेटा लेके जा सकती हैं कोर्ट के पास ईबीसी ओबीसी का और बताएंगी कि हमारी तो पॉपुलेशन ही 60-70% बैकवर्ड है। तो इस तरीके से सरकार जो है अपने रिजर्वेशन को बढ़ा करके जस्टिफाई भी कर सकेंगी अलग अलग फील्ड में कोर्ट के सामने। चलिए लीगल साइड बता दिया आपको, इस डेटा का क्या फ़ायदा होगा। नंबर्स की वर्ब है मे बी यूटिलाइज्ड, पैसिव वॉइस लगा हुआ भाई, मे प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जुडिशरी की वर्ब है हैज़ बीन आस्किंग, आस्क करना, किसी चीज़ की मांग करना। आस्क फॉर एक्चुअल में फ्रेजल वर्ब बनाई गई है यहाँ, किसी चीज़ को रिक्वेस्ट या डिमांड करना। ठीक है। पीपीसी लगा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ना तो कोर्ट आज मांग रही है ना पहले मांग रही थी, कोर्ट पहले से मांग रही है और आज भी मांगती आ रही है। तो काम पहले भी हो रहा है और आज भी जारी है। चलिए फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, इसमें इस डेटा की सिग्निफिकेंस बताई है। ठीक है, इस डेटा से क्या क्या होने वाला है। अब सेकंड सेंटेंस में बताएगा क्या होने वाला है, ठीक है, क्या होना चाहिए ये आपको पूरे सेंटेंस के अंदर समझाया गया सेकंड वाले पैराग्राफ में। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है यहाँ छोटा सा, फटाफट इसको डिस्कस करेंगे ताकि आज के क्विज में आप मार्क्स स्कोर कर सकें इस कॉन्सेप्ट पे। कॉन्सेप्ट वही है जो आपको आता है। ये 8 वर्ब से दिमाग में बिठा लो, कहीं लिख लो इनको कागज़ पे, दीवार पे, नोट्स पे। लेफ्ट साइड वाली वर्ब्स जो हैं वो अपने साथ में प्रेपोजिशन लेती हैं, राइट साइड वाली जो वर्ब्स हैं उनके साथ में प्रेपोजिशन नहीं आती। मीनिंग दोनों वर्ब्स के बराबर हैं। ऑब्जेक्ट और अपोज दोनों का मतलब है विरोध करना, वेट और अवेट दोनों का मतलब है इंतज़ार करना, आस्क और डिमांड दोनों का मतलब है मांगना, रिप्लाई और आंसर दोनों का मतलब है जवाब देना, अराइव और रीच कहीं पहुंच जाना, लिव और इनहेबिट मतलब कहीं पे रहना। फ़र्क क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद में टू लगेगा, अपोज के बाद में टू नहीं लगेगा। बिना टू के ही अपोज जो है ऑब्जेक्ट टू के बराबर है। समझ गए इस फॉर्मूला को? 8 ही बता रहा हूँ आपको, होंगी तो ऐसी 80 800 भी हो सकती हैं ऐसी वर्ब्स, पर हमें तो वो 8-10 याद रखनी है जो एग्जामिनर बार बार पूछता है ना। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको सॉल्व करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत ईजी हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम टुडे, ट्रेन पहुंची है स्टेशन पे बिल्कुल वक्त पे आज। एंड ट्रेन रीच्ड एट स्टेशन ऑन टाइम टुडे, ट्रेन जो है रीच की है स्टेशन पे वक्त पे बिल्कुल आज। अराइव के बाद में एट लगा हुआ है, सही है, रीच के बाद में एट गलत है। बस इतना ही फ़र्क है। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, मीनिंग भी बराबर है, वर्ब जो है एक दूसरे की सिनोनिमस है। द पैसेंजर्स आर वेटिंग फॉर द बस और द पैसेंजर्स आर अवेटिंग फॉर द बस। वेटिंग फॉर ठीक है, अवेट के बाद में फॉर नहीं आता। द कस्टमर आस्क्ड फॉर मोर डिस्काउंट, द कस्टमर डिमांडेड या रिक्वेस्टेड फॉर मोर डिस्काउंट। कस्टमर ने और डिस्काउंट मांगा। आस्क फॉर डिस्काउंट ठीक है, रिक्वेस्टेड फॉर या डिमांडेड फॉर गलत है। रिक्वेस्ट और डिमांड जो है वर्ब फॉर्म में प्रेपोजिशन नहीं लेते हैं। नाउन और
नाउन फॉर्म में रिक्वेस्ट डिमांड जो है नाउन फॉर्म में प्रेपोजिशन लेते हैं फॉर। यहाँ पे नाउन की बात नहीं हो रही, ये वर्ब वाला चैप्टर है, वर्ब का कॉन्सेप्ट है, तो वर्ब पे लगाना, ठीक है। फार्मर्स आर ऑब्जेक्टिंग टू द प्रपोज्ड बिल्स, फार्मर्स आर अपोजिंग टू द प्रपोज्ड फार्म बिल्स। क्या करें? अरे ऑब्जेक्ट के बाद में टू सही है, अपोज का गलत है, इसका निकाल दो। याद रहेगा कॉन्सेप्ट, नो गलती। बढ़े आगे, चलो। कह रहे जी बिहार एक्सरसाइज मार्क्स अ प्रेसिडेंट ऑन हाउ अ कास्ट काउंट शुड बी कंडक्टेड। कह रहे बिहार ने जो करके दिखाया कारनामा, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक प्रेसिडेंट को मार्क करती है। मार्क का मतलब है निशान बनाना, प्रेसिडेंट का मतलब होता है मिसाल। ये एक मिसाल का निशान है, ये निशान बनाती है एक मिसाल का। और किस चीज़ पे? कैसे, हाउ एक कास्ट की काउंट जो है, जातिगत जनगणना जो है, उसको कंडक्ट किया जाना चाहिए, इस चीज़ का। तो बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिल गया है बिहार को देख करके कि जातिगत जनगणना करने का तरीका क्या है। एक्सरसाइज की वो है जी मार्क्स, प्रेसिडेंट मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल या प्रायर एग्जाम्पल या पास्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। इसको मिसाल भी बोल सकते हैं, मिसाल भी बोल सकते हैं। इसका बिल्कुल उल्टा होता है अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, जिसका कोई प्रेसिडेंट ही ना हो, जिसकी कोई मिसाल ना हो। अब देखो मिसाल वर्ड तो आपने देख लिया, प्रेसिडेंट। मिसाल के अपने पास 3-4 बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड्स हैं इनफैक्ट। परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए 3-4 अच्छे अच्छे वन वर्ड्स हैं। कोशिश करता हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ जितने मुझे याद हैं, याद रखना आप भी। ग्रामर शीट में अपनी वोकैब वाली जो शीट है उसमें बहुत सारे वर्ड्स आप कर चुके हो। पहला वर्ड है पैरागॉन, ठीक है। फिर एक वर्ड है पैराडाइम, फिर एक वर्ड है एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर, ठीक है। और फिर एक वर्ड अभी 4 दिन पहले करवाया था वोकैब सफारी में, क्वांटिसेंस, क्विंटिसेंस, ठीक है। चलो, मुझे याद है तो आपको भी याद हो सकते हैं, बड़ी बात थोड़े ना है। सारा खेल है फोकस का, जिसका फोकस जितना अच्छा, जो अपनी स्टडीज़ में और रीडिंग में जितना रेगुलर, ये वर्ड्स से खेलने वाला काम उसके लिए उतना इजी हो जाता है। कह रहे थे मेथोडोलॉजी इंक्लूडेड गिविंग अ कोड टू ईच ऑफ द 214 कास्ट इन स्टेट्स लिस्ट ऑफ कास्ट। कह रहे जो मेथोडोलॉजी है, जो तरीका है, उसमें शामिल था दे देना एक कोड को हर एक 214 जातियों को, कास्ट को, जो स्टेट की जातियों की लिस्ट में है, सबको एक कोड मिल गया। ये तरीके से सेंसस करवाई गई है, मेथोडोलॉजी की वो है इंक्लूडेड। कह रहे सब कास्ट एंड सेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड इन एडवांस एंड सबस्यूम्ड अंडर ए ब्रॉडर कास्ट नेम। कास्ट के नीचे की जो कास्ट है, जो सेक्ट हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया, पहचाना गया शुरू में ही, एडवांस में ही, और सबस्यूम कर लिया गया एक ब्रॉडर कास्ट नेम में। सबस्यूम कर लेना यानी अपने दायरे में ले लेना। जैसे बनिया, अग्रवाल भी बनिया है, सिंगला भी बनिया है, महेश्वरी भी बनिया है। अब क्या करें, आप जब कास्ट की जनगणना करने गए तो उसने बोल दिया मैं तो सिंगला हूँ, फिर किसी ने बोल दिया मैं महेश्वरी हूँ। नहीं, आपने बनिया कास्ट को एक कोड दे दिया, कोड नंबर 10, उसमें 10-12 सब कास्ट बना दी। वे सिंगला जी हैं 10.1, अग्रवाल जी हैं 10.2, महेश्वरी जी हैं 10.3। तो पहले से ही एडवांस में तैयारी करके चले थे, और एक ही कास्ट के अंदर सब कास्ट को आपने सबस्यूम करने का मैकेनिज्म पहले से ही डिवाइस करके रखा था। सब कास्ट और सब सेक्ट्स की 2 वर्ब्स हैं, पहली है वर आइडेंटिफाइड, दूसरी है वर सबस्यूम्ड। बढ़े आगे, सबस्यूम करना, अपने अंदर अज्यूम कर लेना। कह रहे जी दिस meant that the enumerators could assign a code to any caste name given by the respondent। कह रहे इसका सिंपल सा मीनिंग ये निकला कि जो न्यूमरेटर्स हैं, जो न्यूमरेट करने वाले हैं, न्यूमरेट करना यानी काउंटिंग करना, इन्यूमरेटर मतलब जो काउंट करेगा यानी जो सर्वे करेगा जनगणना का। तो कह रहे जी इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सर्वेयर था उसके पास इतनी क्षमता थी कि वो दे सके कोड हर एक कास्ट नेम को रिस्पोंडेंट के हिसाब से। 10 नहीं देगा तो 10.1 दे देगा, 10.2 दे देगा, 10.3 दे देगा। तो उसके पास ऐसा नहीं था कि कोड खत्म हो गए, पहले से उसको पता था हर कास्ट का कोड क्या है। अ मेजर रीजन फॉर द यूनियन गवर्नमेंट नॉट रिलीजिंग द कास्ट रिलेटेड डिटेल्स of its 2011 socio-economic and caste census was that the data it yielded was too confusing। कह रहा है जी ये सब काम जो बिहार ने किया है ना सोच समझ के, ये सेंटर नहीं कर पाया 2011 में। कह रहा है एक बड़ा रीज़न था सेंट्रल गवर्नमेंट के, यूनियन गवर्नमेंट के रिलीज ही ना करने का
कास्ट वाली डिटेल्स को 2011 की सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस में, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SCCC। तो कह रहे हैं 2011 की जो कास्ट सेंसस है इसका डेटा 2022-23 तक ना रिलीज करने का एक मेजर रीज़न था कि जो डेटा इकट्ठा करके बैठा था सेंटर, जो इस जनगणना ने यील्ड किया, जो ला करके दिया डेटा, वो इतना कन्फ्यूजिंग था, बहुत कन्फ्यूजिंग था और अनविल्डी था। अनविल्डी मतलब अनमैनेजेबल। ऐसा डेटा आपको समझ ही ना आ रहा हो, ना सर ना पाँव कहाँ है, कैसे इसको सॉर्ट करूँ, अलग अलग जातियों को कैसे अलग करूँ। तो ये रीज़न था कि यूनियन गवर्नमेंट जो है सही तरीके से करवा ना पाई और बाद में आज तक डेटा हमें दे ना पाई। रीज़न जो है सब्जेक्ट वर्ब एस की वॉज, डेटा की वर्ब है वॉज, इट आया है इस सेंसस के लिए, SECC ने जो डेटा यील्ड किया, द डेटा इट यील्डेड। अनविल्डी यानी अनमैनेजेबल, कम्बरसम, जिसका कुछ सर पैर ना हो, जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो। कह रहा है एज मैनी एज 46 लाख कास्ट वर नेम्ड बाय द पीपल। कह रहा है जी कितनी 40 लाख कास्ट जो हैं नाम दिए गए उनको लोगों के द्वारा। 40 लाख कास्ट, समझ पा रहे हो। और कह रहा है ये कैसे हुआ, प्रिज्यूमेबली बिकॉज दे गेव कास्ट, सब कास्ट, सेक्ट्स, क्लैंस एंड सरनेम्स व्हेन आस्क्ड टू नेम देयर कास्ट। क्योंकि लोगों ने अपनी कास्ट दे दी, फिर सब कास्ट दे दी, फिर अपना सेक्ट बता दिया, अपना वो क्लैन बता दिया, कुनबा बता दिया, अपना सरनेम बता दिया। सरनेम कुमार है जी, कास्ट कुछ और है, सरनेम कुमार है। जब उनसे उनके कास्ट पूछी गई तो किसी ने अपना सरनेम बताया, किसी ने सब कास्ट बताई है, किसी ने अपनी कुलदेवी वाला क्लैन बता दिया। इस वजह से बड़ा कन्फ्यूजन रहा। चलिए 46 लाख कास्ट की वर्ब है वर नेम्ड इन पैसिव वॉइस, दे आया पीपल के लिए, इनकी वर्ब है गेव। प्रिज्यूमेबली मतलब ऐसा माना जाता है, ऐसा हुआ होगा। हमारे पास तो डेटा ऐसा है जिसको समझ में और पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो हम आइडिया मार रहे हैं कि ये किया लोगों ने, तो प्रिज्यूम कर रहे हैं हम, सपोज ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, चलो एज मैनी एज का कोई काम नहीं अंग्रेजी में, ये लगा दो तो भी ठीक है, ना लगाओ तो भी ठीक है। ये लगाया जाता है बड़ी संख्या को बताने के लिए, बहुत बड़े आंकड़े को, है ना, अपना सरप्राइज दिखाने के लिए। एज मैनी एज 46 लाख, इसके लिए कॉमन सा वर्ड भी है जो कभी कभी आप देखते हैं, एज मैनी एज की जगह अ वूपिंग। ठीक है, अ वूपिंग 46 लाख कास्ट, ऐसा भी लिख सकते थे। कह रहे जी वाइल देर आर फंक्शनल एंड प्रैक्टिकल एडवांटेजेस टू नोइंग एग्जैक्ट कास्ट नंबर्स, इट इज नॉट टू बी फॉरगॉटन दैट द लार्जर गोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द अटेनमेंट ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी। कह रहे जी जहाँ बहुत फंक्शनल और प्रैक्टिकल एडवांटेज हैं, जहाँ काम करने से रिलेटेड और व्यवहारिक तौर पे बहुत सारे फ़ायदे हैं जानने के एग्जैक्ट कास्ट के नंबर्स को, कह रहे ये फिर भी हमें नहीं भूलना चाहिए। इट इज़ नॉट टू बी फॉरगॉटन, क्या कि जो बड़ा गोल है, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आज भी यही बना हुआ है कि अटेनमेंट हो सके, अचीवमेंट हो सके समाज में कास्टलेस सोसाइटी की, बिना जातिगत समाज की। एडवांटेजेस की वर्ब है आर, एट की वर्ब है इज, गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की वर्ब है रिमेन्स। अटेनमेंट मतलब किसी चीज़ की अचीवमेंट, किसी चीज़ की फुलफिलमेंट, रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। कास्टलेस सोसाइटी मतलब ऐसा समाज, जैसे अमेरिका में होता है ना, वहाँ थोड़े ना मैं ब्राह्मण हूँ, मैं बनिया हूँ, वहाँ थोड़ा ना करते हैं लोग, सब बराबर हैं। नाम जरूर है, सरनेम जरूर है वेस्ट में, लेकिन कास्ट वाला झंझट नहीं है। सब लोग जो हैं एक ही, समझ गए ना, उसी से बिलोंग करते हैं, वो एक ही स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं। कह रहे हैं अफर्मेटिव एक्शन इंडीड हेल्प्स एड्रेस इनइक्विटीज इन सोसाइटी। कह रहे हैं जो अफर्मेटिव एक्शन है, अफर्मेटिव एक्शन कुछ भी नहीं है, इसको देसी भाषा में बोलते हैं रिजर्वेशन या आरक्षण। ठीक है, कह रहे जी जो आरक्षण है वो सच में मदद करता है, हेल्प करता है एड्रेस करने में असमानताओं को, समाज की इनइक्विटीज़ को सोसाइटी में। कह रहे द स्टेट मस्ट ऑल्सो लुक फॉर वेज टू एंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहे स्टेट को भी साथ में लुक फॉर करना चाहिए, सीक करना चाहिए। लुक फॉर इज इक्वल टू सीक, याद है ना, सीक के आगे फॉर नहीं आता। तो स्टेट को भी लुक फॉर करना चाहिए या सीक करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ढूंढने की उन रस्तों को, वेज को, ताकि इंश्योर कर सकें बराबरी को, जो है अपॉर्चुनिटी और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, जो है अवसरों की और बराबरी के बंटवारे की। और ये किसका है जी,
ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का, बिना जो है एक्सेंचुएट किए कास्ट की आइडेंटिटी को, बिना बढ़ाया चढ़ा करके दिखाए हुए कास्ट की पहचान को। स्टेट का मतलब है राज्य, यानी कि भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट की जो बात हो रही है, वर्ब है इसकी मस्ट लुक फॉर। एक्सेंचुएट आप देख चुके हैं ऑलरेडी। चलिए रैप अप करते हैं सेशन को। इजी था मेरे ख्याल से, कहानी की तरह प्रोसेस कर लिया होगा आपने। 6 महीने मेहनत कर लोगे रीडिंग पे तो ये सब चीज़ें बहुत आसान लगेंगी आपको। ये आर्टिकल मुश्किल से 3 से 4 मिनट का है, वो भी मुश्किल से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक ठाक अगर आपकी रीडिंग हो जाती है तो 2.5, 3, 4 मिनट में ऐसे आर्टिकल आप पढ़ के अपने आरसी के सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाओ अपने। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है जी आरसी का, कौन सा रोल जो है कास्ट वाले सर्वे प्ले कर सकते हैं, कौन सी भूमिका को अदा कर सकते हैं अगर कॉन्टेक्स्ट देखा जाए रिजर्वेशन की पॉलिसी का भारत में। रिजर्वेशन से कास्ट की सेंसस का क्या कनेक्शन हो सकता है आने वाले टाइम में। अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इजी बिल्कुल भी नहीं है, मेंस लेवल का है। ट्राई दो, दिमाग चलाओ, 5 ऑप्शन है आपके पास। आंसर मैं फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ इसी वीडियो के नीचे, मेरे वाले से अपने वाले को मैच कर लेना। सेकंड पे आओ। कह रहे हैं जी ऑथर का ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है कास्ट सर्वे को लेकर के जो बिहार में करवाया गया है। क्या करवा, उस ऑथर का क्या मानना है, कास्ट सर्वे अच्छा है बुरा है, इसमें ये संभावनाएं हैं, इससे ये नुकसान होंगे। तो आपसे जो मेन पर्सपेक्टिव है वो पूछा गया है। 5 पर्सपेक्टिव दिए गए हैं जिसमें 3 तो देखते ही गलत है और 2 में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। आंसर एक ही बनेगा जो आपको बेस्ट लगे। बढ़े आगे। कन्फ्यूजन आपको लगेगा वैसे है नहीं, मैं हिंट डाल दूंगा इसकी। कन्फ्यूजन बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में होना नहीं चाहिए। थर्ड फोर्थ में आपसे पूछे हैं जी वन वर्ड और फ्रेजल वर्ब। बैंक ऑन पूछा है फ्रेजल वर्ब में और वन वर्ड पूछा है किसी चीज़ की मिसाल का। तो बहुत सारे वन वर्ड है इसके लिए, 4-5 आपको बताए थे, 3-4 कोई भी लिख देना। एक्सेंचुएट का एंटोनिम पूछा है, बिल्कुल उल्टा पूछा है। 4 वर्ड्स हैं आपके पास। 6वें 7वें में 2 एरर्स हैं। पहली एरर आपको मिल सकती है इस वर्ड की वजह से या इस सिंबल की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास। आउट ऑफ 7 कितने मार्क्स मिले फर्स्ट कमेंट में जाके चेक करो और ज़रूर से मुझे बताना। मुलाकात लेंगे कल की क्लास में। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना। कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, अगर आपको ज़रूरत है एक्स्ट्रा बूस्ट की एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी के लिए, राइटिंग के लिए, तो जाकर के फ़ायदा ले सकते हैं कोर्सेज़ का भी। बहुत मेहनत से डिज़ाइंड होते हैं और इसी तरीके से बनाए गए हैं कि बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम के लेवल पर आ सकें इन कोर्सेज़ को अवेल करके। अंटिल देन साइनिंग आउट।